एक्चुअली पहले तो ये होता था कि विद रिवीजन ये हमारा तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने पहले खत्म हो जाता था विद रिवीजन। अब ये है कि तकरीबन महीना पहले विद रिवीजन खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, कल आप लोगों को मैंने इस सब्जेक्ट की सारी आउटलाइन डिस्कस की थी और आपको मैंने बताया था कि वो पोर्शन जो हम लोग फाइनेंस का कवर करेंगे उससे रेलिवेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज आपको मैंने कहा था इसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब इसके अंदर जो चीजें आप लोग कवर करोगे, एक तो आपने कहा था इसके जो क्राइटेरियाज या मेथड्स या टेक्निक्स हैं वो आप लोग यहां पे पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। फिर आपको ने कहा था हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स को इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। फिर हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। उसके बाद आपने कहा था मेनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिप्लेसमेंट डिसीजंस और फिर कैपिटल रेशनिंग। तो ये टोटल चीजें हैं जो हम लोगों ने कवर करनी है। अच्छा, मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो हम लोग कवर करेंगे पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग, रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब आते हैं जरा पे बैक पीरियड के ऊपर। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसको रिकवर करने पे कितना टाइम लगेगा, इसे हम कहते हैं पे बैक। तो वन बाय वन हम इन मेथड्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब पे बैक के अंदर आप लोग देखेंगे ऐसी कोई चीज नहीं है कि पेपर में कोई इसका 18 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बड़ा सिलेबस का पार्ट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पे बैक पीरियड से। अब मुझे इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि पे बैक पीरियड में कैसे डिसाइड करेंगे
कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। Jimkit accept the project with least payback period and it must be matched with management policies. के प्रोजेक्ट वो एक्सेप्ट करने जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम हो और ये आपकी कंपनी की मैनेजमेंट की पॉलिसीज के साथ अलाइन भी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के साथ जरा डिस्कस करते हैं। फर्ज करें आप लोगों के पास दो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंसीडरेशन, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्ज करें इसके लिए आपको चाहिए 80,000, इसके लिए आपको चाहिए 1,00,000 ईयर्स और नेट कैश फ्लोज।
अच्छा, अब ये मैंने एग्जांपल दी। पहले हम लोग जरा पे बैक पीरियड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट वर्किंग तो नहीं होती। एक तरीका मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बना के फिर निकाल लूं। एक इस तरह भी हो सकता है, जैसा भी मैं वर्बली डिस्कस करने लगा हूं। देखिए 80,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की, पहले साल आपको कितने पैसे मिल गए? 30,000। बाकी कितने रह गए? अगले साल कितने मिल गए? बाकी कितने रह गए? अगले साल कितने मिल गए? 30। बाकी इसका कितना अरसा लगा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने पे? 3 साल। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बताएं पे बैक पीरियड क्या निकला, तो प्रोजेक्ट ए का आपका कितना आ गया? 3 इयर्स। अच्छा, इसी तरह इधर आते हैं। लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, पहले साल 40,000 मिल गया, बाकी कितना रह गया? अगले साल 20 मिल गया, 40। अगले साल फिर 20 मिल गया, 20। अगले पूरे साल में 40 मिला। 20 रिकवर करने पे कितना टाइम लगा होगा? आधा साल। कैसे आपने आधा निकाला कि 20 चाहिए ना, तो 20 आउट ऑफ 40 यानी 20/40, तो ये 0.5 बन गया। इसका मतलब आधा साल। तो 3 ऊपर और आधा, ये कितना बन गया? 3.5 ईयर्स। अच्छा, अगर क्राइटेरिया को देख के आपसे मैं को बताएं कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या आंसर बनेगा? ए। क्यों? पे बैक पीरियड कम है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने उधर एक आपको चीज एक्स्ट्रा भी लिखवाई थी कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज के साथ अलाइन हो। अभी आप लोगों का आंसर क्या था? प्रोजेक्ट ए। अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करना जिसका पे बैक पीरियड 2 साल से ज्यादा हो, क्या डिसीजन होगा? किसी में भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको मैंने उधर क्या लिखा था? मैनेजमेंट की पॉलिसीज के साथ इसको अलाइन होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे मैंने क्या पॉलिसी को बताई थी कंपनी की? नहीं। ऐसी सूरत में आप आंसर क्या देंगे? आप लोग कहेंगे कि जी प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है, बट सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट पॉलिसीज, ठीक है। यानी अब देखिए ना, मुझे तो नहीं पता पॉलिसी क्या है, 3 साल है, 2 साल है, 5 साल है। तो हम लोग आंसर ना अपना थोड़ा सा इस तरह का देंगे कि एज पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ए इज लीज, सो इट शुड बी एक्सेप्टेड बट सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट पॉलिसीज, ठीक है। और अगर पॉलिसी बताई होती तो फिर आप क्लियरली बता देते करना है कि नहीं करना। अच्छा जी, अब ये बस आपका पे बैक पीरियड था। अगर मैं इसके एडवांटेजेस आपसे पूछूं, क्या फायदे नजर आ रहे हैं इसके? हाँ, एक तो ये कि पैसे आप लोग अपने एज सून एज पॉसिबल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फर्ज करें आपने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट की, 3 साल के बाद इंसॉल्वेंसी होगी, यानी जहां इन्वेस्टमेंट की थी वहां आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई 3 साल के बाद, क्या फोरगो किया? 15,000। यानी प्रॉफिट कोई फोरगो किया ना, अपनी इन्वेस्टमेंट तो निकल आई हुई थी। इधर अगर 3 साल के बाद इंसॉल्वेंसी हो जाए तो अपनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं पूरी निकली, उसका भी अभी रहता था, ठीक है। तो इसलिए पे बैक के अंदर हमारी कोशिश होती है ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां एज सून एज पॉसिबल हमारी इन्वेस्टमेंट निकल आए, ताकि कल को खुदा ना खासा नुकसान हो तो हम अपना प्रॉफिट फोरगो कर रहे हो, अपनी प्रिंसिपल बचा ली हो। फिर हम कहते हैं इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है। नुकसान क्या नजर आ रहे हैं? एक्चुअली ना डिसीजन मेकिंग सारे होते फोरकास्ट ही हैं।
उसका रेट ऑफ उसका रिटर्न ज्यादा है। हर कोई इन्वेस्टमेंट है, उनका एडिटिव भी बुला सकता है। हाँ, अब ठीक है, अब जैसे एक तो इन्होंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी को तो कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, अगर आप बुक्स में पढ़े ना, उन्होंने ये भी लिखा होता है कि जैसे ही पे बैक पीरियड हो, अगले कैश फ्लोस को कंसीडर ही नहीं करते। यहां पे आपका पे बैक पूरा हो गया था ना, क्या अगले कैश फ्लो आपने पढ़े थे? नहीं, आप फ्यूचर कैश फ्लोस फिर कंसीडर ही नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं कर रहे। इधर देखें पैसे कितने लगाए हैं, 80। रिटर्न कितना आया है, प्रॉफिट कितना हुआ? आप लोगों ने मुझे 15,000 वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करा दिया, इधर इन्वेस्टमेंट कितनी थी, प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ, यानी रिटर्न मिला था 150, तो प्रॉफिट कितना हो गया था, 50। आप लोगों ने 50,000 वाला मेरा प्रोजेक्ट छुड़वा दिया और मुझे 15,000 वाला एक्सेप्ट करा दिया। इस मेथड में ये ड्रॉबैक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं करता। और आखिरी क्रिटिसिज्म जो मेन इसके ऊपर होता है, आपने मुझे कहा था कि 80,000 लगाए, 30 मिल गया, बाकी कितने रह गए, 50। फिर आपने कहा 20 मिल गया, बाकी कितने रह गए, 30। आप क्या कर रहे हो, साल बाद के 30,000 को आज के 30,000 के इक्वल समझ रहे हो। क्या उसकी वैल्यू सेम होती है? नहीं, ये वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि इसने वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। तो ये इसके अंदर ना इसकी डेफिशिएंसीज आ जाती है। जी, क्लियर हो गया यहां तक? जी, मैनेजमेंट का एक्सेप्शन ही क्रिएट कर सकती है कि 3.5 ईयर्स में ज्यादा रिटर्न मेरे को मूव कर, वो एक्चुअली ना मेथड अलग है, पे बैक के अंदर ऐसे ही होता है। अच्छा, इसका ना ये जो मैंने आखिरी बताया है, वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इसका एक हमने हल निकाल लिया हुआ है। उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, कि पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लो, फिर उनकी बेस पे आप पे बैक निकाल लेना। उसे कहा जाता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। बहरहाल, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद यूके में रिसर्च हुई थी और उन्होंने कहा था यूके में 70% तक डिसीजन पे बैक की बेस पे पास होते हैं। ठीक है, हाँ, उन्होंने ये कहा था इसके साथ कोई ना कोई दूसरा मेथड भी कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन 70% डिसीजन पास पे बैक पे ही होते हैं। ठीक, बहरहाल वहां पे अब जब रिसर्च हुई थी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन नॉमिनल सा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल से थे, तो इसलिए ना वहां पे वैल्यू ऑफ मनी पे इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। बहरहाल, तो ये चीजें ना आपकी बुक के अंदर भी उसने एक्सप्लेन की होंगी। अब आते हैं जरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, बज़ाहिर आई कि आपने सिलेबस के अंदर इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन छोटी सी चीज है इसलिए मैंने लिखवा दी है कि देख लेते हैं इसको भी। तो अब आते हैं जरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी ये हम लोगों ने भी इसका पहला मेथड डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कह देते हैं। ये मुख्तलिफ लोग ना मुख्तलिफ नाम यूज करेंगे। ठीक है, डिसीजन क्राइटेरिया।
जी, अब आप कहने एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विद मैक्सिमम ARR एंड इट मस्ट बी मैच्ड विद मैनेजमेंट पॉलिसीज। क्या आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है जिसका ARR मैक्सिमम हो और ये मैनेजमेंट की पॉलिसीज के साथ मैच भी करता हो। अच्छा, अब मसला इसका फॉर्मूला क्या होता है? मुख्तलिफ फॉर्मूलाज हैं। एक इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एक इसका फॉर्मूला यूज कर लिया जाता है एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो मुख्तलिफ फॉर्मूलाज यूज होते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलती है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड प्लस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, सेम एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल को हम सॉल्व करने लगे हैं और हम फाइंड आउट करेंगे ARR। अच्छा, मैं ना ये पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट A की, उसके बाद फिर देख लेंगे प्रोजेक्ट B को। जी, प्रोजेक्ट A में कितना प्रॉफिट हुआ था? 15,000। कितने सालों में हुआ था? एवरेज एक साल में कितना हुआ? 3,000। दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितनी थी? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो देखिए कितने % आता है। 3.7। प्रोजेक्ट बी पे आते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ 5 सालों में? 50,000। अगर 50,000 5 सालों में हुआ तो एवरेज 10,000 हो गया एक साल का। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना थी? 1 लाख। तो 10,000 लाख रुपए का कितने % बना? अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए, क्या आंसर होगा? बी के अंदर। क्यों? हाँ, इसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको लिखवाया था मैनेजमेंट की पॉलिसीज के साथ अलाइन भी होना चाहिए। फर्ज करें आपको मैं कहता हूं हमारी कंपनी की पॉलिसी है किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना की जाए जिसका रिटर्न 20% से कम हो। अब क्या डिसीजन है? किसी में भी ना करें, क्योंकि दोनों ही 20 से कम रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अगर पॉलिसी बताई हो तो फिर आपने एब्सोल्यूट आंसर दे देना है, वरना ऐसे ही हम लिखेंगे कि एज ARR ऑफ प्रोजेक्ट A इज हायर देन B, सॉरी B का ग्रेटर देन है A, सो कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट B बट सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट पॉलिसीज। कि जी मैनेजमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से देखते हुए। ठीक है, तो अब इस मेथड का फायदा क्या नजर आ रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर कर लिया, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 इजी टू कैलकुलेट है। ठीक है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स वर्किंग तो नहीं थी।
ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, आम बंदा नॉन फाइनेंशियल मैनेजर भी अंडरस्टैंड कर जाता है इस चीज को। नुकसान क्या है इसका? इसने भी उसको कंसीडर वैल्यू मनी तो इससे भी नहीं कंसीडर की, तो ये इसके अंदर एक ड्रॉबैक आ जाता है। सर जी ये सेकंड फॉर्मूला है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, ये मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड होता है एक्चुअली ना जी, वो भी मैनेजमेंट की पॉलिसी पे भी डिपेंड कर सकता है कि कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करती है। और दूसरा, एवरेज कैसे निकलती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी प्रोजेक्ट एक 80,000, क्या एंड पे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू बची? नहीं, तो दैट इज 0। 80 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 40,000। ठीक है, तो फिर एवरेज के साथ आपने 40,000 पे इसको डिवाइड करना था। एवरेज इन्वेस्टमेंट 80 प्लस 0, ये तो फिर किसी भी केस में 0। एक्चुअली अगर मशीनरी होती तो मशीनरी के एंड पे स्क्रैप होती है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट के एंड पे कोई वैल्यू निकल आती है, ये फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अब आते हैं थर्ड मेथड। जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसमें हम लोग कहते हैं एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विद मैक्सिमम पॉजिटिव एनपीवी। एक्चुअली एनपीवी के लिए जो रेट होगा ना, वो मैनेजमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से निकला होता है, इसलिए इसमें जरूरत नहीं होती। नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपको मतलब पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्यूएम के थोड़े जो कॉन्सेप्ट थे वो जेन में लाने पड़ेंगे। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें हमें रिकॉल करना पड़ेंगी। आपको याद होगा एक चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, सिंपल इंटरेस्ट। एक आप लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह एक आप लोगों ने पढ़ा था एन्युटीज। एक आप लोगों ने पढ़ा था परपेचुइटीज। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था? हाँ, कि जब भी इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन की जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट पे रेट अप्लाई किया जाएगा, तो हम लोग कहते थे सिंपल इंटरेस्ट। मसलन आप लोगों ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया बैंक में, ठीक है, ये आप लोगों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और आपको हर साल इंटरेस्ट मिलना है एट द रेट 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट में जब आप 10% लेंगे, वो किसका लेंगे? 10,000 का 1,000 रुपया आ गया। आप लोगों ने इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं किया, बैंक में ही पड़ा हुआ है। अब आपके बैंक में पैसे कितने हो गए?
11,000। सेकेंड ईयर जब इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट में गेन 10% किसका लेंगे? 10,000 का, वो दोबारा 1000 निकल आएगा। आपका बैलेंस हो गया 12,000। अगले साल आप फिर 10% लोगे, वो फिर 1000 निकल आएगा, बैलेंस हो गया बढ़ के 13,000 एंड सो। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे कंप्यूट किया जाता है। इसमें अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे, S = P × 1 + RT, where S = sum, या जिसे आप फ्यूचर वैल्यू भी कहते थे, P आपकी प्रेजेंट वैल्यू जिसे आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते थे, R होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट और T होता था नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसी चीज को आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करता कि जी S मालूम करो, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितना थी? 10,000 × 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1 और नंबर ऑफ ईयर्स से 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 13,000 आपका आंसर आता है। अच्छा, ये जो आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हो, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? आप क्या कर रहे हो? कंपाउंडिंग। और अगर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करो तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? डिस्काउंटिंग। ये जो आखिरी दो मेथड थे ना, एनपीवी एंड IRR, इन्हें डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कई बुक्स में आपको इनके लिए, दोनों के लिए कंबाइन वर्ड नजर आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड। तो क्योंकि दोनों के अंदर हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं और फिर उनको यूज किया जाता है। अच्छा, ये तो खैर हो गया जी सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था? इंटरेस्ट ऐड करके नए साल पे, हाँ, यानी जो पुराना इंटरेस्ट होता है उसको प्रिंसिपल में ऐड करके कंपाउंड फिगर निकाली जाती है और अगला इंटरेस्ट उस पर कंप्यूट किया जाता है। मसलन अगर यही एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग करते तो पहले सर आप लोगों की 10,000 थी अमाउंट, आपने उसका 10% ले लिया, 1,000 आ गया, आपका बैलेंस कितना हो गया? 11,000। अगले साल जब 10% कंप्यूट किया जाएगा वो किसका होगा? 11,000 का, तो दैट इज 1100। ये आ गया आपका 12,100। अगले साल 10% किसका होगा? 12,100 का, तो ये आ जाएगा 13,310 एंड सो। तो क्या दोनों से इंटरेस्ट सेम है ना? नहीं, कंपाउंडिंग से बढ़ गया। अच्छा, इसी चीज के लिए हम फॉर्मूला भी यूज कर लिया करते हैं कि S = P × 1 + R⁻n। और यहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स कंपाउंडेड। ठीक है, बाकी SP वगैरह वही है। अब अगर इस फॉर्मूला के साथ उसको हम लोग सॉल्व करके देखें तो आपका बन जाना था S = 10,000 × 1.1⁻³ तो चेक करें क्या अमाउंट बनी। 13,310
10। इसके अंदर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किस चीज का था? कंपाउंडिंग। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, पी मालूम करना हो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? तो P इज इक्वल टू S ओवर 1 प्लस R रेज टू पावर n। तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा करेगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, अब आपने उधर मैथ में पढ़ा था कंपाउंडेड एनुअली भी हो सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो उस डिटेल में भी हम बाद में जाते हैं। अब जरा आए एन्युटीज पे। एन्युटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी? series of payments will be equal installments in equal intervals of time. सही है। और series of installments of equal amount after equal interval for a definite period. ठीक है, जैसे आपको मैं कहूं कि यार हर साल मुझसे 10,000 रुपए लेते रहना 5 साल तक। हर साल इंटरवल साल का आ गया, ठीक है, अमाउंट बराबर आ गई, पीरियड 5 साल, ड्यूरेशन बराबर आ गई। तो ये फीचर किसके हो गए? एन्युटीज के। एन्युटीज में और परपेचुइटीज में क्या फर्क आता था? Definitely, इसमें definite होती है। हाँ जी, बाकी सारे फीचर सेम है, लेकिन इधर डेफिनेट की जगह इन्फिनिटी आ जाता है, इंडेफिनिट पीरियड हो जाता है। ठीक है, इनके फॉर्मूले आगे जब जरूरत पड़ेगी तब हम डिस्कस करेंगे। फर्ज करिए आपके जो डिपॉजिट है उसकी अमाउंट है ₹10,000। टर्म्स यानी जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 इयर्स। रिक्वायरमेंट में आपको कहा जाता है कैलकुलेट एस यानी फ्यूचर वैल्यू निकालो इफ नंबर ए इंटरेस्ट एट द रेट 10%
compounded annually. B, interest at the rate 10% compounded semi-annually. C, interest at the rate 10% compounded quarterly. क्राइटेरिया वो आपको लिखा था ना, पॉजिटिव एनपीवी जिस पे आएगी। अच्छा जी, इसको जरा एक दफा ट्राई करें, वैल्यूज निकालें, सेम आ रही है डिफरेंट आ रही है। जी, अब जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो रेट को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर साल में 2 दफा कंपाउंड हो रहा है तो 3 साल में कितनी दफा हो गया होगा? तो रेज टू पावर 6। और जब क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, साल में 4 दफा, तो 3 साल में कितनी दफा हो गया? तो रेज टू पावर 12। जी बताएं ये वैल्यू क्या आई थी? 13400, ये वाला 13449। तो क्या तीनों अमाउंट सेम आई? नहीं, जितनी ज्यादा दफा कंपाउंड हो रहा है उतनी ज्यादा अमाउंट बन रही। देखिए रेट तीनों में 10 था, वो एनुअल था, वो सेमी एनुअल, क्वार्टर, मंथली करेंगे इससे भी बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा दफा कंपाउंड होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। इसका मतलब 10% कंपाउंडेड एनुअली और 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इनका इंटरेस्ट बराबर नहीं होता। अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि यार मुझे कोई ऐसा एनुअल रेट बताओ जो मुझे एग्जैक्ट इतना ही रिटर्न दे दे 3 साल बाद, मतलब ये जो अमाउंट है ये तो सेमी एनुअल के हिसाब से निकली ना। आपको मैं कहता हूं सेमी एनुअल नहीं, मुझे एक ऐसा एनुअल रेट बताओ जो एग्जैक्ट इतना ही इंटरेस्ट दे 3 साल के बाद। उस रेट को क्या नाम देते थे? नहीं। यानी एक ऐसा रेट
आपको मैंने कहा जो एग्जैक्ट उतना ही रिटर्न दे दे जितना ये क्वार्टरली या सेमी एनुअल रेट रिटर्न दे रहा है, इफेक्टिव रेट। ठीक है, उधर आप लोगों ने पढ़ा था ना इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है ऐसा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो एग्जैक्ट उतनी ही इंटरेस्ट बना दे जितना कोई अदर देन एनुअल रेट इंटरेस्ट बना रहा होता है। अब ये अदर देन एनुअल था ना, ये सेमी एनुअल था, ये क्वार्टर था। आपको मैंने कहा यार मुझे कोई ऐसा एनुअल रेट बताओ जो 3 साल बाद मेरी अमाउंट इतनी कर दे जितनी सेमी एनुअल ने की है। अब ये तो कंफर्म है वो 10 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 10 के हिसाब से तो ये फिगर बन रही थी। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हम यूज किया करते थे 1 + r रेज़ टू पावर n - 1। 1 प्लस, आपको मैंने कहा था मुझे सेमी एनुअल जितना रिटर्न चाहिए, तो 0.1 सेमी एनुअल हो तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 2, और साल में कितनी दफा कंपाउंड होगा 2 दफा। तो कंप्यूट करके देखें क्या आ रहा है। यानी 10.25%, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। अगर आप लोग प्रूफ करना चाहें तो इस रेट के साथ एनुअल के बेस पे कैलकुलेशन करें, आपकी अमाउंट इतनी बननी चाहिए। तो जरा चेक करें, यही आ रहा है 13,400। ठीक है, तो वो उधर भी आपने राउंड किया होना, तो उससे फर्क आ रहा है। बहरहाल सेम अमाउंट आ जाती है। तो अगर कभी आपको इफेक्टिव रेट निकालना पड़े तो इस तरह निकालते हैं। इफेक्टिव रेट याद रखें हमेशा एनुअल रेट होगा। आगे इंशाल्लाह आप लोग जॉब्स वगैरह करेंगे तो अक्सर आप लोगों के पास ना कंपनी के अंदर क्रेडिट कार्ड बनाने वाले आ जाएंगे, जी क्रेडिट कार्ड बनवा लें। अब अगर आप उससे पूछे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो अक्सर आपको क्या कहेंगे कि यार 3.5% पर मंथ। आप उसे कहें ना एनुअल क्या होगा, कहते हैं यार वो कर ले कैलकुलेट। अब उसके ज़हन में क्या होगा, उसने 3.5% पर मंथ का है। आप 3.5 को जब इंटू 12 करोगे तो आपके ज़हन में क्या आ गया, कितना रेट बन गया 42%। तो आपके ज़हन में होगा अच्छा एनुअल रेट होगा 42%। साथ ही वो आपको कहेगा ये तो तब पढ़ना है ना अगर आप लोग टाइम पे पेमेंट ना करो, टाइम पे कर दोगे तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आपको 42% नहीं पड़ता, बैंक हमेशा कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, आप लोग इस तरह नहीं इसका रेट निकाल सकते, आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से अगर मैं रेट निकालू ना तो 1 + 0.035 रेज़ टू पावर 12 - 1, तो देखिए कितना आता है 3.55। सर आपने इसको ये पहले पर मंथ डिवाइड बाय 12 करके दिया होता ना, कितना 35.6 दोबारा नहीं 51.1%। ठीक है, उससे ज्यादा आएगा क्योंकि कंपाउंडिंग है ना। तो इसका मतलब आपके ज़हन में अच्छा 42% पड़ेगा, वो भी अगर मैं पूरा साल पैसा ना दूं, वो हालांकि इफेक्टिवली आपको 51.1%। अगर आप उसको कहे ना यार ARR बताओ इसका या IRR बताओ, फिर उसको पता चल जाता है इसको अकाउंट्स का नॉलेज है, फिर वो आपको सही वाला रेट बताता है यार वो 51 होगा। वरना वो अक्सर आपको यही कहेगा यार वो आप 12 से करके कर लीजिएगा। ठीक है, यानी वो आपको 42 की फिगर खुद नहीं कहेगा, वो आपको कहेगा 12 से मल्टीप्लाई करके कर लेना है, पर मंथ है ये, ताकि आम बंदा यही कैलकुलेशन करता है। हालांकि बैंक चलता है कंपाउंडिंग पे, तो ये वाला होता है। अच्छा, तो इफेक्टिव रेट आपको इन्हें कहा है हमेशा एनुअल रेट होता है। अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, मैं आपको कहता हूं यार मुझे कोई ऐसा सेमी एनुअल रेट बताओ
जो इस क्वार्टर के जितना मुझे रिटर्न दे दे। यानी इस क्वार्टर ने 3 साल बाद मेरी अमाउंट ये की है ना, आपको मैं कहता हूं रेट हो सेमी एनुअल, लेकिन 3 साल बाद अमाउंट इतनी बन जाए, उसको क्या नाम देते थे? ठीक है, इफेक्टिव तो हमेशा एनुअल होता है, इफेक्टिव लगाएंगे गलत हो जाएगा, उसका नाम क्या होता था? नहीं, नहीं, उसे आप लोग कहते थे इक्विवेलेंट रेट। हमारे दौर में तो होता था कि हम क्या है। अच्छा, इक्विवेलेंट रेट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेट एनुअल भी निकल सकता है, सेमी एनुअल, क्वार्टर, मंथली, जो मर्जी निकाल लो। तरीका क्या होता है, ये जो इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला है ना, इसको इक्वेट किया जाता है बोथ साइड्स पे, यानी 1 + r raised to power n minus 1 is equal to 1 + r raised to power n minus 1। -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका इफेक्टिव फॉर्मूला क्या बचा आपका? 1 + r raised to power n is equal to 1 + r raised to power n। एक तरफ वो डेटा डाल दें जो पता है, एक तरफ वो डालें जो मालूम करना है। मैंने भी आप लोगों को कहा था कि मुझे कोई ऐसा सेमी एनुअल रेट बता दो जो इस क्वार्टर जितना रिटर्न कर दे, तो इसका सेमी एनुअल मालूम करने, क्वार्टर उसने दिया हुआ है। अच्छा जी, अब क्या करोगे आप? 1 + 0.1 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि क्वार्टरली के लिए डेटा तो गिवन है ना, लेकिन आपको मैंने कहा मुझे सेमी एनुअल निकाल के दो। उसके अंदर आपको ये पता है रेट को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है, और साल में वो कंपाउंड भी कितनी दफा होगा? 2 दफा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लें। साल की कैलकुलेशन होती है ना, जैसे इसमें साल में 2 दफा किया, फॉर्मूले में साल का जी कितना आ रहा है? 10.125%। लेकिन अब इसको क्या लिखना है? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर आप चेक करना चाहें तो सेमी एनुअल पे ये वाला रेट लगा के देखिएगा, 13,449 बन जाएगा। अच्छा, तो आज ये चीजें मैंने आपको थोड़ी सी रिकॉल कराई हैं। कल अब इंशाल्लाह डिटेल में ना एनपीवी को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो कल कैलकुलेटर्स वगैरह आपका होने चाहिए ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आप लोग कर सकें। थैंक यू जी।